हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 13 मई 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 13 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। आज की फर्स्ट न्यूज़ है आरोग्य सेतु ऐप मैंडेटरी फॉर रिटर्निंग एनआरआईज एंड माइग्रेंट्स। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने आरोग्य सेतु ऐप का जो एरिया ऑफ वर्क है वो बढ़ाते हुए, उसके एम्बिट को बढ़ाते हुए अब आरोग्य सेतु ऐप को मैंडेटरी कर दिया है और सारे जितने भी एनआरआईज इंडियन है या जो भी माइग्रेंट लेबर्स हैं जो बाहर से आउट ऑफ इंडिया अभी अलग अलग कंट्रीज़ में स्टैंडर्ड हैं उनको वापस लाया जा रहा है। तो उनको डायरेक्ट किया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा कि सारे लोग आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें, उसके बाद ही लोगों को इंडिया लाया जाएगा। तो ये अभी आरोग्य सेतु ऐप जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए मैंडेटरी था। अब जो इंडिया में आएंगे बाहर से जितने भी लोग, उनके लिए भी कंपलसरी कर दिया गया है। और ये किस लिए किया गया है? फॉर बेटर कॉन्टैक्ट सर्विलेंस एंड सूटेबल मेडिकल इंटरवेंशन। आरोग्य सेतु ऐप की हेल्प से कोविड-19 का जो वायरस है उसको ट्रैक करने में हेल्प मिलेगी और अगर कोई पर्सन जो आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आ रहा है तो उसको ट्रैक किया जा सकता है, उसके वायरस का स्टेटस कंफर्म किया जा सकता है और इन केस अगर वायरस डिटेक्ट होता है तो उसको उस पर्सन को क्वारंटाइन किया जा सकता है या सर्वेलेंस में रखा जा सकता है और जो भी नेसेसरी मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए, जो भी दवाइयाँ हैं या टेस्टिंग है, उसकी सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। तो ये कोविड-19 के वायरस को कंट्रोल करने के लिए ये जो कदम है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा उठाया गया। इसके साथ ही हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्टेट्स गवर्नमेंट्स को भी डायरेक्ट किया है कि वो जो सर्वेलेंस का काम है सिटीजन्स का इस कोविड-19 वायरस को लेकर वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से करे। और जो सर्वेलेंस किया जा रहा है यहाँ पर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बारे में बात की जा रही है और एक दूसरा इन्फेक्शन है जिसको बोला जाता है इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शन। तो ये जो दो इन्फेक्शन हैं ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का इन्फेक्शन ह्यूमन बॉडी में दिखाते हैं। तो इन दोनों इन्फेक्शंस को टैकल करने के लिए इनको सर्वेलेंस करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया है हेल्थ मिनिस्ट्री, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा कि SARI सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस जैसी कंडीशन अगर किसी की बॉडी में दिखती है, किसी पर्सन में ये ऐसा कोई वायरस या इन्फेक्शन डिटेक्ट होता है तो ऐसे पर्सन को या ऐसे वायरस को सर्वेलेंस स्ट्रिक्टली किया जाना चाहिए फॉर द टाइमली कंटेनमेंट। आरोग्य सेतु ऐप की यहाँ पर बात की गई है तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल ट्रैकिंग ऐप है और किसको ट्रैक करता है? कोविड-19 वायरस को ट्रैक करने के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा बनाई गई। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अपना काम करता है। इसका जो पर्पज़ है वो कोविड-19, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का पर्पज़ है कोविड-19 से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी अवेयरनेस है, उसको लोगों तक पहुँचाना और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा जो भी एडवाइजरी जारी की जाती है या कोविड-19 वायरस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जारी की जाती है तो उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, इसके साथ ही साथ इस वायरस कोविड-19 के वायरस को ट्रैक करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ये ऐप स्मार्टफोन के GPS और ब्लूटूथ फीचर का यूज़ करके कोरोना वायरस इन्फेक्शन को ट्रैक करता है और किसी पर्टिकुलर फ़ोन की लोकेशन से ये दूसरे पर्सन को बता सकता है कि कोई एरिया कोविड-19 से इन्फेक्टेड है या नहीं। इस ऐप का जो पुराना वर्जन था, इस ऐप को कोरोना कवच के नाम से लॉन्च किया गया था जो अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और कोविड-19 के लिए जो अभी लेटेस्ट ऐप है और ट्रैकिंग ऐप है वो है आरोग्य सेतु ऐप। नेक्स्ट न्यूज़ है PM अनाउंसेस 20 लाख करोड़ इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज। प्रधानमंत्री के द्वारा कल कंट्री को एड्रेस किया गया और देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का 20 लाख करोड़ का एक इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज दिए जाने की बात कही है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो अमाउंट है ये एक सेपरेट अमाउंट नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI के द्वारा पिछले कुछ दिनों में रीसेंट पास्ट में कुछ ऑलरेडी स्टिमुलस पैकेजेस रिलीज़ किए गए। ये 20 लाख करोड़ उस अमाउंट का ही पार्ट होगा। दिस अमाउंट इंक्लूड्स जो भी बिगनिंग में लॉकडाउन के स्टार्टिंग में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा 1.75 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था, ये अमाउंट भी 10 लाख करोड़ में इंक्लूडेड है। इसके अलावा काफ़ी सारे मेजर्स RBI के द्वारा लिए गए। RBI ने लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के लिए बैंकों में अलग अलग तरीके से या तो
कितनी बार रिपो रेट कम किया है और मार्केट में पैसा डालने की कोशिश की है, तो वो सारा जो अमाउंट है वो इंक्लूडेड है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के थ्रू भी कुछ स्टिमुलस देने की कोशिश की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये सारे अमाउंट इंक्लूडिंग ये अमाउंट बनता है और ये जो अमाउंट है ये जीडीपी का 10% माना जा रहा है। तो एक्चुअल में अगर ये पूरा पैकेज दिया जाए तो इकोनॉमी को कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो मिलेगा। इसके साथ ही कुछ और पॉइंट डिस्कस किए गए पीएम के द्वारा। उनमें से दूसरा पॉइंट है लॉकडाउन 4.0 की कंडीशन बन रही है। प्रधानमंत्री ने बोला है कि लॉकडाउन का जो फेज़ है उसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कुछ चेंजेस किए जाएं, लेकिन ये लॉकडाउन एकदम से उठाना अभी के टाइम में पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा पीपीईज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स और N95 मास्क की इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा रैंप अप हुई है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है और पीएम के द्वारा सेल्फ डिपेंडेंसी की बात की गई है। तो इसी कारण से जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं और मास्क हैं उनका प्रोडक्शन भी कुछ दिनों से काफ़ी तेज़ किया गया है। करीब 2 लाख पीपीईज और 2 लाख N95 मास्क इंडिया में डेली बनाए जा रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको डिस्कस किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया कॉट इन यूएस चाइना स्पैट ओवर ताइवान्स स्टेटस एट डब्ल्यू में जो ताइवान का स्टेटस है उसको लेकर यूएसए और चाइना में काफ़ी लंबे टाइम तक बहस चल रही है और कन्फ्रंटेशन चल रहा है। और अब ये टेंशन इंडिया के लिए भी बनता जा रहा है क्योंकि इंडिया नेक्स्ट चेयरपर्सन बनने वाला है WHO की जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली उसका। तो इसी कारण से अब ये इंडिया के लिए एक नई चॉइस डेवलप करने की ज़रूरत है। अब ये जो टेंशन है यूएस चाइना का ये कोविड-19 के कारण तो काफ़ी बढ़ा हुआ है ही। इसके साथ ही जो नेक्स्ट चेयरमैनशिप इंडिया को मिलने वाली है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में जो WHO की डिसीजन मेकिंग एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसमें इंडिया को चेयरमैनशिप मिलने के बाद इंडिया के सामने 2 अल्टरनेटिव्स होंगे। या तो वो यूएसए का साथ दे और यूएसए जो चाइना को अपोज कर रहा है और ताइवान का स्टेटस यूएसए चाहता है कि ताइवान को WHO में ऑब्जर्वर स्टेटस मिले, या फिर वो चाइना का साथ दे और चाइना क्योंकि ताइवान को अपना पार्ट मानता है इसलिए वो ताइवान का एक सेपरेट स्टेटस हमेशा अपोज करता है। तो ये इंडिया के पास ये जो 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं ये 2 ऑप्शन रहेंगे WHO में, जो इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा। अगर किसी एक मेजर पावर को इंडिया सपोर्ट करता है यूएसए को या चाइना को, तो दूसरा जो भी मेजर पावर है उसके साथ जो इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो खटास में पड़ सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। यूएसए पिछले कुछ दिनों से लगातार, जब से कोविड-19 है उससे पहले भी ट्रेड वॉर में था चाइना के साथ, और अब यूएसए पूरी तरीके से ये फोर्स लगा रहा है कि जो ताइवान है उसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिले वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। अब इंडिया एससीओ का भी मेंबर है। एससीओ शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ब्लॉक है। इसमें भी इंडिया हम चाइना के साथ मिलकर काम करता है। चाइना और रसिया मेजर मेंबर हैं। इसकी भी मीटिंग होने वाली है, वहाँ पर भी इंडिया का स्टैंड जानने की कोशिश की जाएगी चाइना के द्वारा। और इसके साथ ही अभी यूएसए की सीनेट ने एक लॉ पास किया है, एक एक्ट पास किया है जिसमें यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पॉम्पियो, उनको ये बोला गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को सपोर्ट में लिया जाए, यूएसए के सपोर्ट में लिया जाए, ताकि वो ताइवान के ऑब्जर्वर स्टेटस को फाइट कर सके चाइना के साथ। तो चाइना और यूएसए के बीच जो टेंशन है उसमें इंडिया फंस सकता है और इंडिया के सामने ये एक बड़ा चैलेंज बनने वाला है आगे आने वाले टाइम में। इस पर्टिकुलर इशू को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। अब ये कंफर्म है कि इंडिया को ये चेयरमैनशिप WHO वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में मिलेगी। अब यहाँ पर हम WHO के बारे में देख लेते हैं। WHO की बात की गई है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जो इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर पब्लिक हेल्थ देखती है। WHO को कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है अटेनमेंट बाई ऑल पीपल ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ, यानी कि जितने भी लोग हैं दुनिया में उन सबका हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ हो, सबकी हेल्थ अच्छी हो। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और ये 6 सेमी ऑटोनोमस रीजनल ऑफिसेस के साथ काम करता है और अलग अलग कंट्रीज़ में भी इसके फील्ड ऑफिसेस वर्ल्ड वाइड हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 7 अप्रैल 1948। ये डेट इंपॉर्टेंट है बिकॉज WHO का जिस दिन को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो दिन हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, एवरी ईयर। वर्ल्ड हेल्थ डे कब पड़ता है? 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल 1948
के दिन WHO को फॉर्म किया गया था। WHO अपना जो रोल है वो निभाता है हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। जितने भी पब्लिक हेल्थ रिलेटेड काम होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें WHO की काफ़ी मेजर भूमिका होती है। और पिछले पास्ट में कई डिकेड्स तक WHO ने काफ़ी काम किया है, काफ़ी बड़ी बड़ी जो डिजीज़ हैं उनको इरेडिकेट करने में, जैसे स्मॉल पॉक्स, पोलियो और इबोला वायरस से रिलेटेड जो वैक्सीन्स हैं उनके डेवलपमेंट में WHO हमेशा बैकग्राउंड में काम करता रहता है। इसकी जो करंट प्रायोरिटी है ये कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को एलिमिनेट करने की है, और इसके साथ ही एक हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सिक्योरिटी पूरे वर्ल्ड में प्रोवाइड करने की है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHO का हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बोर्ड है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसके 194 सदस्य हैं, 194 मेंबर हैं। ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है WHO की। और इसके बाद ये जो असेंबली है ये एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड इलेक्ट करती है, जिसमें 34 हेल्थ स्पेशलिस्ट होते हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी है WHO में, जिसमें इंडिया को अब चेयरमैनशिप मिलने वाली है। WHO हर साल में एक बार करवाई जाती है, और इस बॉडी के द्वारा ही डायरेक्टर जनरल इलेक्ट किया जाता है। डायरेक्टर जनरल का सिलेक्शन भी इसी बॉडी के द्वारा किया जाता है। और WHO के जो भी बजट्स होते हैं या फिर गोल्स और प्रायोरिटीज़ आगे आने वाले में समय के लिए है, वो भी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा ही डिसाइड की जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडस्ट्रियल आउटपुट रैंक 16.7% इन मार्च महीने का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है, जिसको इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बोला जाता है, ये 16% डाउन हुआ है। और ये जो रिपोर्ट है, वो जो इंडेक्स है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा दिया गया है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किसे? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक इंडेक्स है जो एक कॉम्पोजिट इंडिकेटर की तरह काम करता है, और ये इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स की ग्रोथ बताता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो अगर किसी सेक्टर में ग्रोथ चेक करनी है तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो इंडिकेटर है उससे किसी पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में पता चलता है। जैसे कि अगर माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ देखनी हो, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो इसके जो इंडिकेटर है IIP में, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, वो इंडिकेट करते हैं कि किस तरह से इसकी ग्रोथ हो रही है। ये कॉम्पोजिट इंडिकेटर है और ये एक शॉर्ट टर्म की जो ग्रोथ है वो मेज़र करता है। और किसी सेक्टर में जो ग्रोथ का आंकड़ा है वो एक बेस ईयर के रिस्पेक्ट में हमेशा देखा जाता है। ये जो रिपोर्ट है या ये जो इंडेक्स है, इसको कंपाइल करने का काम किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा, और ये रेफरेंस मंथ के 6 वीक्स के बाद रिपोर्ट निकाली जाती है। तो ये यहाँ पर बात की जा रही है मार्च महीने की, तो मार्च महीने के 6 हफ्ते के बाद अब ये रिपोर्ट निकाली गई। इस इंडिकेटर में 40% से ज़्यादा पार्ट 8 कोर इंडस्ट्री का है। अगर हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो ये ऑल ओवर इंडिया जो भी सेक्टर्स हैं उनकी ग्रोथ का पाथ बताता है, किस तरह से ग्रोथ हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, नेगेटिव हो रही है। और अगर हम 8 कोर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये 40% से ज़्यादा इस पर्टिकुलर इंडेक्स का पार्ट है। और ये जो 8 कोर इंडस्ट्री है ये बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं जो किसी इकॉनमी की बैकबोन मानी जाती हैं। इंडिया में ये बेसिक जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हैं इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस और फर्टिलाइज़र। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ एग्जाम में काफ़ी बार इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री कोर सेक्टर में आती है, कौन सी नहीं आती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस और फर्टिलाइज़र, ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं जो IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 40% से ज़्यादा वेटेज रखती हैं। 40.27% वेटेज है इनका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। नेक्स्ट न्यूज़ है नो एयर स्पेस वायलेशन एट पेंगोंग सो, ऐसा कहा गया है इंडियन एयरफोर्स के स्पोक्स पर्सन के द्वारा। अभी 2-3 दिन पहले एक फेस ऑफ हुआ था, एक तरह की झड़प हुई थी इंडियन फोर्सेज और चाइनीज़ फोर्सेज के बीच में। ये जो फेस ऑफ हुआ था ये 2 लोकेशंस पे हुआ था। पहला जो फेस ऑफ है ये लद्दाख रीजन में था और दूसरा फेस ऑफ सिक्किम रीजन में था। तो उस समय एयर फोर्सेज के द्वारा ये कंफर्म किया गया है कि कोई भी एयर स्पेस का वायलेशन किसी भी कंट्री के द्वारा नहीं किया गया, ये कंफर्म किया है इंडियन एयरफोर्स ने। और इसके साथ ही जो इंडिया का एयरक्राफ्ट है, इंडियन एयरफोर्स का सुखोई 30 MKI, उसके द्वारा रेगुलरली इस एरिया में विजिट किया जाता है, रेगुलरली फ्लाई किया जाता है, और उसमें भी कोई ऐसा डिटेक्शन, कोई ऐसी एक्टिविटी आइडेंटिफाई नहीं की गई।
ये दोनों लोकेशन इंपॉर्टेंट है। पहली लोकेशन है नाकुला पास जो कि सिक्किम में है, और दूसरी लोकेशन है पैगोंग सो लेक जो कि ईस्टर्न लद्दाख रीजन में है, जो इंडिया में लद्दाख यूनियन टेरिटरीज में आता है। अब ये हम पैगोंग सो लेक के बारे में पहले देख लेते हैं। पेंगोंग लेक भी बोला जाता है इसको, और ये एंडोर हिक लेक है हिमालयाज़ में लद्दाख रीजन में। करीब 4350 मीटर की हाइट पे ये लेक स्थित है, और ये इंडिया और चाइना दोनों रीजन में एक्सटेंड करती है। चाइना का जो तिब्बत का ऑटोनोमस रीजन है वहाँ तक ये लेक एग्जिस्ट करती है। ये आप फोटो में देख सकते हैं। यहाँ पर पैगोंग से लेक का 60% पार्ट चाइना के तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में आता है, और 40% पार्ट इंडिया में आता है। करीब 5 किलोमीटर लंबी ये लेक है, और ये 600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती है। विंटर में ये लेक पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये कम्प्लीटली सैलाइन वाटर लेक है। इतनी हाइट पर, करीब 5000 मीटर की हाइट पर ये लेक है, लेकिन फिर भी ये फ्रेश वाटर लेक नहीं है, ये एक सलाइन लेक है, और उसके बावजूद ये विंटर सीजन में पूरी तरीके से जम जाती है, पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि ये इंडस रिवर का पार्ट नहीं है। इंडस रिवर लद्दाख रीजन में फ्लो करती है, लेकिन इंडस रिवर का पार्ट ये पर्टिकुलर लेक नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये जियोग्राफिकली एक सेपरेट लैंडलॉक्ड रिवर बेसिन है। अब यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है एंडोरहिक। एंडोरहिक क्या होता है? एंडोरहिक का मतलब कि जो ये लेक है, ये इसका ड्रेनेज जो है ये रेडियली इनवर्ड है। ये लेक में जो भी ड्रेनेज आता है वो इसी लेक में इनवर्ड डायरेक्शन में है, और इसका कोई भी कनेक्शन आउटसाइड किसी लेक या रिवर से नहीं है। और एक ये भी रीज़न है कि ये फ्रेश वाटर लेक नहीं है। फ्रेश वाटर लेक ना होने का कारण ये भी है कि जो भी पानी आता है ये केवल यहीं का यहीं पर रहता है और बाहर नहीं जाता, किसी बाहर की वाटर बॉडी से, किसी रिवर से इसका कनेक्शन नहीं है, जिस कारण से पानी सलाइन हो जाता है। इसलिए ये सलाइन वाटर लेक है, इंडस रिवर का पार्ट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आप नाकुला पास देख सकते हैं। ये सिक्किम में बिल्कुल नॉर्थ साइड में है, और ये सिक्किम और चाइना के बॉर्डर पे है। इस नाकुला पास पे भी एक फेस ऑफ हुआ था इंडिया और चाइना के बीच कुछ दिन पहले, जो लोकल बेसिस पे सुलझा लिया गया है। अगर हम इंडिया और चाइना दोनों कंट्रीज़ के बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करें, तो ये जो पर्टिकुलर बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये 3 टेरिटरी या 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। ईस्टर्न सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर और मिडिल सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर और मिडिल सेक्टर। और इस बॉर्डर पे एक एग्रीमेंट साइन किया गया था 1996 में, जिस एग्रीमेंट को बोलते हैं एग्रीमेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन इंडिया एंड चाइना बॉर्डर एरियाज़। तो ये जो एग्रीमेंट है ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार न्यूज़ में रहता है। 1996 का ये एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग LAC इन इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज़। और इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो भी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, या फाइटर एयरक्राफ्ट माने, या फिर मिलिट्री के ट्रेनर एयरक्राफ्ट माने, या फिर आर्मी के हेलीकॉप्टर्स माने, ये जितने भी आर्मी से रिलेटेड एयरक्राफ्ट होंगे ये LAC के 10 किलोमीटर के एरिया में फ्लाई नहीं कर सकते। अगर ये LAC अगर हम कंसीडर कर लें, मान लें अगर ये LAC है, तो LAC के इधर की साइड 10 किलोमीटर और दूसरी साइड भी 10 किलोमीटर में कोई भी एयरक्राफ्ट का जो फ्लो है वो नहीं हो, कोई एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं करेंगे। चाइना इधर से कोई एयरक्राफ्ट इस लाइन के 10 किलोमीटर की रेंज में नहीं लाएगा, और इंडिया भी इधर से 10 किलोमीटर की रेंज में नहीं ले जाएगा। तो ये एग्रीमेंट इंडिया और चाइना का 1996 का जो एग्रीमेंट था, बॉर्डर पे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इस्टेब्लिश करने का LAC के दोनों, और उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटस को मेंटेन किया जाता है इंडिया और चाइना के द्वारा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का, और ये मालूम होना चाहिए। सेकेंड फेज ऑफ वंदे भारत मिशन टू बिगिन ऑन May 16। वंदे भारत मिशन हमने पहले देखा था। वंदे भारत मिशन स्टैंडर्ड इंडियंस को इंडिया वापस लाने के लिए स्टार्ट किया गया है, और ये जो मिशन है इसके तहत गल्फ़ रीजन और मालदीव से काफ़ी इंडियंस को ऑलरेडी लाया जा चुका है। वंदे भारत मिशन में अब गल्फ़ रीजन के अलावा दूसरे रीजन पे फोकस दिया जा रहा है। ये रीजन है सेंट्रल एशिया ऑन यूरोप। अब सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडियंस अगर फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जाएगा, और ईस्ट यूरोप के रीजन में जितने भी इंडियंस फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जाएगा। इससे पहले हमने गल्फ़ रीजन देखा था, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन और UAE से नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल फ़्लाइट से इंडियंस को इवैक्यूएट किया गया, और अब सेंट्रल एशियन रीजन की बात की जा रही है। तो हम पहले सेंट्रल एशियन रीजन के बारे में देख लेते हैं, इसमें कंट्रीज़ के बारे में देख लेते हैं। ये आप सेंट्रल एशियन रीजन देख सकते हैं। सेंट्रल एशियन रीजन को जो स्ट्रेच है वो वेस्ट में कैस्पियन सी से स्टार्ट हुआ है, ईस्टर्न में ये चाइना और मंगोलिया तक जाता है। अगर हम सदर्न डायरेक्शन की बात करें तो
अफ़गानिस्तान और ईरान इसके साउथ में है और नॉर्थ में है रसिया। तो ये जो पूरा रीजन है ये फॉर्मर सोवियत यूनियन के रिपब्लिक्स माने जाते थे। सोवियत यूनियन यूएसएसआर का पार्ट माने जाते हैं ये रीजन। इनमें जो कंट्री हैं वो हैं कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। कज़ाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना, किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक, ताजिकिस्तान की कैपिटल है दुशानबे, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है एशगाबाद और उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। इसमें दो कंट्री ऐसी हैं जो कैस्पियन सी को टच करती हैं। सेंट्रल एशियन दो कंट्रीज़ हैं जो कैस्पियन सी को टच करती है। पहली है कज़ाकिस्तान, दूसरी है तुर्कमेनिस्तान। उज़्बेकिस्तान एक कम्प्लीटली लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसमें एक और सी जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है अराल सी। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान के बीच में एक सी है जिसको अराल सी बोला जाता है और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अराल सी किन दो कंट्रीज़ के बीच आता है? ये उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान के बीच आता है या इन दोनों कंट्रीज़ के बीच स्थित है। नेक्स्ट न्यूज़ है पार्लियामेंट्री पैनल क्वेश्चंस डाइल्यूशन ऑफ लेबर लॉ के कुछ अमेंडमेंट कुछ स्टेट्स गवर्नमेंट्स के द्वारा किए जा रहे हैं जिसका काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन किया जा रहा है। हमने कल भी पढ़ा था कि लेबर लॉ के अगेंस्ट लेबर लॉ को एंटी लेबर माना जा रहा है सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के द्वारा। और सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने यह डिसाइड किया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये कदम उठाया गया उसके अगेंस्ट वो ILO में यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लेन करेंगे। तो अभी पार्लियामेंट्री पैनल जो लेबर लॉ से रिलेटेड पैनल है, पार्लियामेंट्री पैनल ऑन लेबर, उसके द्वारा भी स्टेट गवर्नमेंट को एक नोटिस दिया गया है जिसमें डिमांड किया गया है कि एक्सप्लेन करे स्टेट गवर्नमेंट कि इस तरह से लेबर लॉ को अमेंड करने की क्या ज़रूरत है और इसका एक्सप्लेनेशन मांगा गया है पार्लियामेंट्री पैनल के द्वारा। पार्लियामेंट्री पैनल जो लेबर का है उस कमेटी की जो चेयरमैन है वो है भारतहरी महताब अभी चेयरमैन है इस पर्टिकुलर पैनल के। ये न्यूज़ में है तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लॉ के करंट चेयरमैन भारतहरी महताब। अब इसके थ्रू ये जो अमेंडमेंट है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उनके बारे में पूछा गया है। इस पैनल ने ये भी बोला है कि जो अमेंडमेंट लेबर लॉ से रिलेटेड किए जाते हैं उनको लेजिस्लेटिव सैंक्शन मिलना चाहिए, उसके बाद ही इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। लेजिस्लेटिव सैंक्शन यानी कि या तो वो संसद से पास होने चाहिए या फिर स्टेट की असेंबली से पास किए जाने चाहिए। एक यूनिलेटरल डिसीजन एग्जीक्यूटिव अपने लेवल पे नहीं ले सकते और या फिर इसको डायरेक्टली ऑर्डिनेंस के थ्रू भी किया जाना सही नहीं है। ये एक लेजिस्लेटिव मेज़र है इसलिए लेजिस्लेटिव तरीके से ही किया जाना चाहिए। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात गवर्नमेंट ने कुछ एक्सट्रीम स्टेप लिए हैं। लेबर लॉज को अमेंड किया गया है इन स्टेट्स के द्वारा। और ये क्यों अमेंडमेंट किया है इन स्टेट ने इतनी आनन फानन में? ताकि कोविड-19 के टाइम में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया जा सके और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इन स्टेट्स में बढ़ाई जा सके और लॉकडाउन के कारण जो इकोनॉमी को स्टेट गवर्नमेंट को बड़ा लॉस हुआ है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। इसके बाद पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात ने भी अपने फैक्ट्री लॉज अमेंड किए हैं और इन स्टेट्स ने तो 8 घंटे की जो वर्क टाइम है इंडस्ट्रीज में उसको 12 घंटे तक इंक्रीज़ कर दिया है एक दिन में, और वीक में 72 घंटे अब बढ़ा दिए हैं, जो एक एंटी लेबर माना जा रहा है। ये जो सारे कदम स्टेट गवर्नमेंट के लिए उठाए गए हैं तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। अगर हम पूरे लेबर लॉ की बात करें तो अभी रिसेंटली 44 जो एग्जिस्टिंग लेबर लॉ हैं उनको मिक्स करके, उनको मतलब कंसोलिडेट करके 4 लेबर से रिलेटेड कोड्स बनाने की बात की गई थी। ये 4 कोड हैं: कोड ऑन वेज बिल, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। तो इसमें से जो पहला है कोड ऑन वेज बिल, इसको पार्लियामेंट के द्वारा क्लियर कर दिया गया है। इसके अलावा जो 3 कोड हैं, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ये अभी लोकसभा में है और ये इन पे डिस्कशन होना है, उसके बाद ही क्लियर किया जाएगा। तो ये अगर 4 कोड आ जाते हैं तो जो लेबर से रिलेटेड जितने भी लॉ हैं देश में उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा इन 4 कोड्स के द्वारा और एक कॉम्प्रहेंसिव वे में लेबर लॉज को कंसोलिडेट किया जा सकता है। बिजनेस पेज पे न्यूज़ है इंडाइसिस योयो एज बैंकिंग स्टॉक विल्ट। यहाँ पर बताया गया है कि जो शेयर मार्केट हैं BSE और NSE में लॉकडाउन के एक्सटेंशन की जो कन्फ्यूज़न बना हुआ है और कोविड-19 के जो केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसके कारण काफ़ी गिरावट की स्थिति देखने को मिली और दोनों जो इंडिया के बड़े स्टॉक एक्सचेंज है BSE और NSE, इन दोनों में गिरावट का माहौल दिखा। तो एक तरह से मंदी की कंडीशन BSE और NSE दोनों में दिख रही है। तो ये जो स्टॉक मार्केट है इसके बारे में हम थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। स्टॉक मार्केट वो प्लेस है या उसको ऐसा मीटिंग प्लेस बोला जाता है जहाँ पर पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़
लिस्ट की जाती हैं और ट्रेड की जाती हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक तरह से जो भी लोग किन्हीं कंपनीज़ के शेयर को परचेज़ करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं उनके लिए एक मीटिंग पॉइंट कहलाता है, और यहाँ पर स्टॉक के बायर और सेलर मिल के काम करते हैं। स्टॉक मार्केट में कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर अपने जो शेयर्स हैं उनको बेच सकता है या फिर दूसरी कंपनी के शेयर खरीद भी सकता है। इंडिया में टोटल 21 शेयर मार्केट हैं या 21 स्टॉक एक्सचेंज हैं, जिसमें से 2 स्टॉक एक्सचेंज इंपॉर्टेंट हैं। पहला है बीएसई और दूसरा है एनएसई। बीएसई स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। इसको 1875 में बनाया गया था और ये एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज भी माना जाता है और इसकी लोकेशन है मुंबई। ये दुनिया का 10वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। 2018 में इसकी जो टोटल कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो $2.2 ट्रिलियन मानी जाती है। इसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये एक लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में और ये भी मुंबई में ही स्थित है। अब बीएसई और एनएसई के जो बेंचमार्क हैं वो अलग अलग है। बीएसई स्टॉक एक्सचेंज में जो बेंचमार्क है ये सेंसेक्स कहलाता है, इसको बीएनसी सेंसेक्स कहते हैं, जिसमें 30 कंपनीज़ के शेयर हैं और इनकी जो मूवमेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड होती है वो शेयर मार्केट की मूवमेंट कंसीडर की जाती है। इसके अलावा अगर हम एनएसई की बात करें तो एनएसई का जो मेजर इंडिकेटर है या यहाँ पर जो प्राइस मूवमेंट का बेंचमार्क इंडिकेटर है वो है निफ्टी। निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 में 50 सबसे बड़ी जो और सबसे रिनाउंड कंपनीज़ हैं एनएसई पे लिस्टेड, उनको लिया जाता है। सेंसेक्स 30 और निफ्टी 50 ये दोनों बेंचमार्क प्राइस हैं इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज के। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।